वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, these fragments can be separated by a technology known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under electric field through a medium. The commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from a seaweed. Right. The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by agarose gel. Hence, the smaller fragment move farther in the agarose gel. The separated DNA fragment can be visualized only after staining DNA with ethidium bromide, followed by the exposure of UV radiations. Bright orange color band of DNA can be observed. The separated band of DNA are cut out from agarose gel and extracted from gel piece. This step is known as elution. The DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. So this is a full technique they have mentioned. उन्होंने पूरी की पूरी टेक्निक कैसे हम आइसोलेट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को और वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम वो एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिल पाता है, वो इन्होंने पूरा यहाँ मेंशन किया है आपको समझाने के लिए। और इसके बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय। ये कह रहे हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट एंडोन्यूक्लियस से इनका मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ट्रीटमेंट के बाद जो सेपरेट हुए, राइट, वो डीएनए फ्रेगमेंट वो कैसे हमें मिलता है। डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय whether it is PCR, whether it is gel electrophoresis, whether it is cloning or restriction digestion. तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन तो हुआ ही है एंडोन्यूक्लियस से, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए थे तो वो अलग हो गए, लेकिन सेपरेट कैसे होंगे। डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो सेपरेट होंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, पीसीआर भी यहाँ नहीं आएगा। पीसीआर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, हजारों कॉपियां बनती हैं एक सिंगल कॉपी से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट जो पार्ट ऑफ डीएनए या जो सेगमेंटेड ऑफ डीएनए जिसे हमने डाइजेस्ट किया है वो सेपरेट आउट होती है। क्लोनिंग में क्या होता है, क्लोनिंग में आपको पता है, क्लोनिंग में एक पर्टिकुलर स्ट्रेच जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसे हम लाइगेट करते हैं, किसके साथ, अपने क्लोन वेक्टर के साथ, वेदर इट इज प्लाज्मिड और फास्ट वेक्टर और ईस्ट, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में कटिंग लगाते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूलर सिजर। ठीक है, तो यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका जो है आंसर आएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा है। इस क्वेश्चन में भी आई थिंक सेम जो है इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया, कट किया और फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हमें मिल गए। यही लिखा है ना, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्नोलॉजी known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can separate it by forcing them move towards the anode under electric field through a medium, and this medium is of course agarose. Same information यहाँ दी हुई है। अब ये कह रहे हैं फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेटेड ऑन एग्रोज जेल। जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो एग्रोज जेल पे सेपरेट होता है बेस्ड ऑन व्हाट, किस बेसिस पर सेपरेट होता है। इट इज साइज ऑफ द फ्रेगमेंट, चार्ज ऑन ईच फ्रेगमेंट, कलर ऑफ द फ्रेगमेंट, ऑफ टाइप ऑफ द डीएनए। तो देखिए डीएनए है वो भले ही छोटे फ्रेगमेंट है या भले बड़े फ्रेगमेंट है, अल्टीमेटली वो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट है
एम आई राइट? ठीक है, तो वो जाएगा तो ऑब्वियसली किधर जाएगा, वो माइग्रेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही डायरेक्शन में वो जो है माइग्रेट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो सारे के सारे उसी डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे, लेकिन वो सेपरेट एग्रोस जेल में अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो हल्का पार्टिकल है, जो छोटा फ्रेगमेंट है, वो जल्दी फास्ट माइग्रेट कर पाएगा, और जो बड़े मॉलिक्यूलर साइज वाला है वो धीरे धीरे जो है मूव कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो एग्रोस जेल में अकॉर्डिंग टू देयर साइज, चार्ज की बेसिस पर नहीं, चार्ज के बेसिस पर तो एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सो साइज ऑफ द फ्रेगमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, थर्ड क्वेश्चन यहां पर है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब द ऑफ स्प्रिंग दैट आर। क्लोन टर्म जो है वो क्या बताता है? क्लोन का मतलब क्या है? ऑफ स्प्रिंग के अगर रेफरेंस में हम देखें तो यहां लिखा है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब द ऑफ स्प्रिंग दैट आर मार्फोलॉजिकल आइडेंटिकल ओनली, मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, मार्फोलॉजिकल आइडेंटिकल बट जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकल आइडेंटिकल ओनली। तो ऑब्वियसली क्लोन क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है, या एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो एग्जैक्ट कॉपी का मतलब हुआ वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, और ऑब्वियसली वो मार्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होगी, क्योंकि वही जो जीन्स हैं वही तो वही सेम टू सेम प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे, जो डिफरेंट काइंड के मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, राइट? सो term clone is used to describe the offspring that are morphological and genetical identical. Choice number 2 would be the correct answer in this particular case. Okay, let's move to the next slide. Question number 4. An advantage of using yeast rather than bacteria as recipient cell for the recombinant DNA of eukaryotes is that yeast can produce restriction enzymes? No. yeast से restriction enzymes ज्यादातर किससे मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं, ठीक है। excise intron from RNA transcript? Yes. remove methyl group? No. reproduce more rapidly? नहीं, ऐसा नहीं है। yeast cell जो है यूकैरियोट्स की जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, उनको ज्यादातर जब हमें हायर प्लांट्स में करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो yeast सेल को एज अ होस्ट सेल यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है इंट्रॉन्स जो होते हैं उनको एक्साइज कर देता है फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा चॉइस नंबर 2। और हमारे को इंट्रॉन्स जब रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन मिलता है, हमारे को काम वाला प्रोडक्ट मिलता है। सो एक्साइज इंट्रॉन फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। रीड स्टेटमेंट 1 to 4, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, और इन्होंने कहा है प्लीज रीड ऑल 4 स्टेटमेंट एंड देन select the incorrect one. Those statement which are incorrect वो हमको select करने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज ह्यूमन एल्फा लेक्ट एल्बुमिन एनरिच्ड। ये इन्होंने मेंशन किया है। सो चलिए, ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट। तो आपको पता है कि यस, हम कुछ पैथोजन वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर, है ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो ये तो जो आंसर है वो करेक्ट है, और लेकिन हमें इनकरेक्ट वन छांटने हैं। सेम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी वन ऑफ द स्टेप होता है आरडीएनए का। जब हम उससे हमें क्या करना होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना होता है, तब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट वाला स्टेप है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब ये कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। अदर मैक्रोमोलिक्यूल से डीएनए क्यों आइसोलेट होगा? अदर मैक्रोमोलिक्यूल में तो डीएनए होता ही नहीं,
है ना। तो ये तो अपने आप में, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को आइसोलेट नहीं करते हैं, वो डीएनए को चॉप करते हैं इन बिटवीन। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। तो एक तो ये गलत स्टेटमेंट है जो हमारे पकड़ में आया। और दूसरा, फर्स्ट इन्होंने कहा है फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज ह्यूमन एल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एनरिच्ड, ये भी गलत है। तो जो दो गलत स्टेटमेंट हैं वो है 1 and 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन फ्लो चार्ट डिपिक्ट द स्टेप ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन ऑफ अ इंटरेस्ट इनटू अ प्लांट। आइडेंटिफाई द मिसिंग स्टेप्स। ओके, यहाँ पर ए, बी और सी 3 स्टेप्स दिए हैं। उनको ये कह रहे हैं कि ये तीनों स्टेप्स क्या करेंगे आगे। जैसे अगर हमें 1 by 1 पता है कैसे डीएनए या फ्रेगमेंट ऑफ डिजायरेबल जीन को हमें मिलता है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, विद रिगार्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है जॉइनिंग ऑफ डिजायरेबल जीन टू अ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, ओके, यूजिंग लाइगेज टू क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यस, होता है जो डिजायरेबल जीन है उसको अगर वो हमें मिल गया आफ्टर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, क्योंकि तीनों स्टेप्स में कहीं डाइजेशन का जिक्र नहीं है, ये इनके हिसाब से डाइजेस्टेड इनके पास है, डिजायरेबल जीन है इनके पास या जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उससे सबसे पहला स्टेप यही होगा कि अगर उनके पास है तो इसको सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर में क्या किया जाएगा, लाइगेट किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ये पहला स्टेप होगा मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, यानी ये होना चाहिए। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और थर्ड क्या है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू मॉलिक्यूल इनटू द टारगेट सेल। यस, पहले हम क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, उसके बाद इस पूरे रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करेंगे टारगेट सेल में, होस्ट सेल में, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो फिर सेकंड जो चॉइस आएगी वो होना चाहिए ये थर्ड की ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल टू द टारगेट सेल, चाहे टारगेट सेल चाहे बैक्टीरियल सेल हो या ईस्ट हो या कोई भी हो। तो ये होना चाहिए सेकंड स्टेप। और जब वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद उसे एक सेलेक्टेबल मीडिया पर डालकर या कलर से, ब्लू व्हाइट कॉलोनी जो भी मेथड होगा, उसके बाद हम उसको सिलेक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्म से। तो ये होना चाहिए तीसरे नंबर पर। सो होना चाहिए 1, 3 and 2। दिस इज द, यहाँ आना चाहिए फर्स्ट, यहाँ आना चाहिए 3 और यहाँ आना चाहिए 2। ये सीक्वेंस यहाँ होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1, हाँ ये भी पॉसिबल, ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ। अच्छा, चॉइसेस के नाम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। अगर हम देखें तो सेकंड नंबर चॉइस जो है, दिस वन इज द आंसर। सेकंड चॉइस हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। During isolation of genetic material, the chemical used to precipitate out the purified DNA, purified DNA को precipitate करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू नहीं, ये एक डाई है जो आगे आगे चलती है। चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। इथेरियम ब्रोमाइड भी जेल में डाला जाता है, इंटरकलेटिंग डाई होता है, जब यूवी लाइट में देखते हैं डीएनए को तब यूज किया जाता है। बोथ 1 and 3 गलत है, सेकंड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज इन द बायोरिएक्टर्स, द प्रोडक्ट अंडरगो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कलेक्टिवली टर्म्ड एज। बायोरिएक्टर में जब सिंथेसिस हो जाती है तो प्यूरिफिकेशन, प्रोडक्ट अंडरगो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, पार्टिकल्स जो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट आउट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, डिजायरेबल जीन को हम होस्ट सेल में डालने का काम करते हैं, राइट। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, उसे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर जो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का आया है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम टैग पॉलीमरेज के बारे में यहाँ बात की गई है। एंजाइम टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर has been isolated from which bacteria? Yes, it is very important question. It is isolated from Thermus aquaticus.
ये हमें पूरी तरीके से बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है। पेरेंटिंग टेस्टिंग, यस कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन की मतलब है एम्प्लीफिकेशन, तो पीसीआर के थ्रू ही होगा। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन ऑफ अ जीन, वही उसमें भी वही एम्प्लीफिकेशन तो पीसीआर के थ्रू ही होगा। उसके बाद जब हम फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करेंगे तब डिटेक्शन होगा। पावरफुल टूल टू आइडेंटिफाई ए जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें भी पीसीआर लगेगा। टू क्योर एडीए, क्योरिंग, क्योर नहीं करेगा ये एडीए, एडिनोसिन डाई अमीनेज डेफिशिएंसी को क्योर नहीं करेगा, बस ये डायग्नोस्टिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, वेदर इट इज अ पेरेंटिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो, डिटेक्शन हो, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, डायग्नोसिस में ये हेल्प करेगा मगर क्योर नहीं करेगा ये। ठीक है, तो फोर्थ चॉइस आएगा जिसमें लिखा हुआ है टू क्योर एडीए डेफिशिएंसी। समझ आ गया? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को जो प्रिवेंट करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फॉर्म्ड, आरएनए आई की यहाँ पर बात हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पीसीआर से नहीं बनता। अलाइसा क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, एक जीन को या तो डिलीट किया जाता है, ठीक है, या लगा जो है उसकी पोजीशनिंग चेंज होती है। तो ये तीनों चॉइस वैसे भी नलीफाई हो रही हैं। ठीक है, आरएनए आई ही होता है जिसमें ट्रांसलेशन को जो प्रिवेंट करता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा ये फिर से वही बड़ा सा पैरा आ गया जो हमारे शुरू में एक दो क्वेश्चन में था। चलिए दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged, same para है, they can be separated by forcing them move towards the anode under an electric field through a medium, and this medium is known as agarose, right? Which is a natural polymer of extracted from seaweed. The DNA fragment separate according to their size through sieving effect provided by the agarose. Hence, smaller fragment move faster and वो तेजी से करते हैं फर्दर बहुत आगे की तरफ। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज बाय स्टेनिंग डीएनए विद इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर की बात हो रही है। और वो कब दिखेगा, जब हम जेल को एक्सपोजर देंगे यूवी लाइट्स का। ऑरेंज बैंड हमारे को दिखाई देंगे। द सेपरेटेड डीएनए बैंड आर कट डाउन फ्रॉम द एग्रोस जेल and extracted from a gel piece. This step is known as elution. बिल्कुल ठीक लिखा है। The DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. So अब ये कह रहे हैं what is elution? तो इल्यूशन वही है जो यहाँ पर लिखा है। इट इज द मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नहीं मूवमेंट नहीं है। एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द होस्ट सेल, होस्ट सेल से एक्सट्रैक्शन नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए एंड ट्रीटमेंट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी नहीं है। कटिंग ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रेगमेंट, यस। जो सेपरेटेड डाइजेस्टेड डीएनए ऑलरेडी एग्रोस पर रन कर रहे हैं उसमें से एक फ्रेगमेंट को कट डाउन करना और उससे उस फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करना इल्यूशन कहलाता है। देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है द सेपरेटेड डीएनए बैंड ऑफ डीएनए आर कट डाउन from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. जो फोर्थ चॉइस आएगी। ठीक है, इल्यूशन किससे किया जाता है, जेल से किया जाता है। अगर ये हमारा एक जेल है, एग्रोस जेल है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पर अपने कुछ फ्रेगमेंट डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट रन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्कर डाल दिया, यहाँ मेरा सैंपल है और मैं इस फ्रेगमेंट पे इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इस फ्रेगमेंट को जेल से, ये क्या है मेरा एग्रोस जेल, तो इस फ्रेगमेंट को मैं क्या करूंगी, जेल से सेपरेट आउट करूंगी, जेल से सेपरेट आउट करूंगी, सेपरेटेड फ्रॉम जेल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कटिंग, ओ माय गॉड, ये फिर से वही है, आई थिंक सेम है।
कि हमने डाइजेस्ट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर मीडिया पर रन किया और उसके बाद ये सेम इल्यूशन किया। जो भी अभी हमने जस्ट रीड किया है इसे दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे यूजिंग कंस्ट्रक्शन आरएनए, बिल्कुल। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन उससे, डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय, जो एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट हुए थे उसको कैसे सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट वो जो छोटा होता है वो फटाफट मूव करता है और जो बड़ा होता है वो धीरे धीरे मूव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक सेम लाइंस लिखी हुई हैं कि कटिंग ऑफ डीएनए किया सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और फिर जेल पर उसे सेपरेट आउट किया। ठीक है, जेल पर सेपरेट आउट किया तो वो किधर मूव किया, एनोड की तरफ। और एक मीडिया था, मीडिया किसका था, एग्रोज का था, और ये एग्रोज भी सीवीड से हमें मिलता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए रिपीटेडली मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट तेजी से भागे। ठीक है, अब इनको क्या किया, देखने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट को ईटीबीआर वाले ईटीबीआर डाला और इसको यूवी लाइट्स में देखा। ब्राइट ऑरेंज कलर के हमारे को डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखे और इनको फिर हमने सेपरेट बैंड को क्या किया, कट किया जेल से और इस प्रोसेस को इल्यूशन कहा। और डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने ऐसे प्योरीफाई किया, ठीक है, उससे फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उसको ज्वाइन कर दिया क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग। कैसे, आफ्टर स्टेनिंग विद डैश फॉलोड बाय द एक्सपोजर दिस। तो यहाँ इस पैरा में दिखा हुआ है, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम ईटीबीआर से उसको क्या करेंगे, स्टेन करते हैं और फिर यूवी लाइट में उनको देखते हैं। गामा रेज का यहाँ पर कोई काम नहीं है। चॉइस नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन, अरेंज in the transformation of bacteria in a sequence from initiation to end. Okay, so ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स क्या हैं, ये यहाँ पर ये पूछा है। इंक्यूबेशन ऑफ आरडीएनए विद बैक्टीरियल सेल ऑन आइस। ओके, पहला ये स्टेटमेंट है। फिर है ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटाइन। फिर तीसरा स्टेटमेंट है हीट शॉक ट्रीटमेंट। देन सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग agar plate and then place them again on ice। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें होस्ट सेल को तैयार करना पड़ेगा। हमें होस्ट सेल जो है उसको कॉम्प्लीमेंट सेल में कॉम्प्लीमेंटेशन उसका करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट सेल्स बनानी पड़ेंगी। प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल होगा और वो किससे होगा, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। उसको धीरे धीरे जो है पोरिंग उसमें इस तरीके से की जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, सबसे पहला हमारा स्टेप हुआ कि होस्ट सेल, यहां लिखना चाहिए था इनको कि बैक्टीरियल सेल को हम जो है ट्रीट करेंगे सबसे पहले डाइवेलेंट कैटाइन से। इनका डाइवेलेंट कैटाइन का मतलब कैल्शियम आयन है, तो सबसे पहले तो होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये हो गया इसके बाद इसमें डाल देंगे, जब हमारी कॉम्पिटेंट सेल्स बन गई, ये इसमें हमारा जो वेक्टर है आरएनए कंटेनिंग, उसके साथ बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है वेक्टर यहाँ पर आ गए। अब ये वेक्टर को अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए अंदर कैसे जाएगा, जब हम इसको देंगे हीट शॉक। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे होगा हमारा हीट शॉक। ठीक है, 42 डिग्री दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, हीट शॉक देखने के बाद उसको दोबारा से आइस पे रख देंगे ताकि ये जो अंदर चला जाए, उसके बाद जो है ये रप्चर ना हो जाए। भाई आइस वॉथ पे हमने रख दिया ताकि जो सेल है उसके अंदर हमारा प्लाज्मिड पहुंच जाए और ये इसमें आइस है तो वो आराम से फ्रीज हो जाए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मीडिया डालकर भी उसकी जो सेल वॉल है उसे ग्रो करने का काम करते हैं। तो चौथे नंबर पे आएगा प्लेस देम अगेन ऑन आइस। इसके बाद उसको मीडिया डालकर थोड़ा सा दोबारा से क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे और उसके बाद उसे फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट्स पर, जिससे
कुछ सेल्स गायब होंगी और कुछ ग्रो कर जाएंगी जिनमें वो प्लाज्मिड होगा। कोई भी एंटीबायोटिक इसमें वो डाल सकते हैं, एम्पिसिलिन डाल सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर पर होगा सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट्स। समझ में आ गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस आपसे पूछ रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं होस्ट सेल को, किससे? कैल्शियम आयन से, या उसे हम कॉम्प्लीमेंट सेल प्रिपरेशन कहते हैं। दूसरी बार फिर हम क्या करते हैं, ये जो ट्रीटेड सेल हैं इसके साथ जो हमारी कॉम्प्लीमेंट सेल्स बन गई, इसके साथ हम अपना वेक्टर को क्या करते हैं? इंक्यूबेट करते हैं। और इंक्यूबेट मतलब डाल देते हैं, और तीसरे पर उसको डालने के लिए हम हीट शॉक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हीट शॉक प्रोवाइड करने के बाद हम चौथे पर फिर क्या रख करते हैं? इसको दोबारा से आइस बाथ पर रख देते हैं, ताकि जो है ज्यादा देर तक अगर हम हीट देंगे तो जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, जिसकी हमने सेल वॉल में छोटे छोटे पोर किए हैं, वो रप्चर ही ना हो जाए, वो मर ही ना जाए। दोबारा आइस पर रखते हैं और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा मीडिया डालकर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, रिवाइव करते हैं, और फिर जो है सिलेक्शन करते हैं। ये स्टेप्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं बी ए सी, बी ए, ओ यहाँ है बी ए सी, और हाँ ई एंड डी, चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, सो ये क्वेश्चन थे जो कुछ जो आपके, अच्छा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। इसमें भी फिर से वही लाइंस दी हैं, सेम पैरा है, और उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने इल्यूशन किया, एग्रोज जेल किया, और उन्होंने फिर ईटीबीआर पर रन किया। ठीक है, सेम स्टेप्स हैं। तो अब देखते हैं ये क्या पूछते हैं। ये पूछते हैं द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सेपरेट ऑन एग्रोज जेल बेस्ड ऑन, fragments of DNA separate on agarose gel based on size of DNA, size of fragment, sorry, choice number 1 would be the correct answer। साइज के अकॉर्डिंग ही वो सेपरेट आउट होता है। ठीक है, यस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से थे। आई होप आपको ज्यादातर क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। स्टिल एक बार आप खुद चैप्टर पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। कहीं भी कोई डाउट है, यू कैन राइट डाउन टू मी कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट। तब तक के लिए खुश रहिए और खूब पढ़िए। नमस्कार।